वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल सर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन अगला पार्ट पढ़ते हैं, उसमें जी मेंस 30 जनवरी का पेपर जिसका शिफ्ट 1 वाला पेपर था उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, फिर से आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यस, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सरल रेखा या रेखा, एक लाइन है रेखा जो कि बिंदु 2, 6, 2 से गुजरती है। एक रेखा बिंदु 2, 6, 2 से गुजरती है तथा इससे तो गुजरती है तथा 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 10 के लंबवत है। ठीक है, 2,6,2 से गुजरती है तथा समतल 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 10 के लंबवत है। आपको मिनिमम दूरी या लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। सरल रेखा x प्लस 1/2 बराबर y प्लस 4/-3 बराबर z/2 के मध्य। मतलब एक सरल रेखा डायरेक्ट नहीं दी और एक डायरेक्ट दे दी। एक तो सरल रेखा डायरेक्ट दे दी, ये तो ये रही, ठीक है। और दूसरी सरल रेखा के बारे में क्या बोला है? एक सरल रेखा बिंदु 2, 6, 2 से गुजरती है तथा समतल के लंबवत है। इससे आपको एक सरल रेखा बनानी पड़ेगी तथा दूसरी सरल रेखा ये है, दोनों के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है, वही अपना दूरी वाला प्रश्न है। बस एक सरल रेखा डायरेक्ट दे दी और एक डायरेक्ट नहीं दी, निकलवाएगा। अब कैसे निकालोगे ये बता दो बस, बाकी तो सबको आता है, फिर दूरी निकालना तो कर लोगे। हाँ, एन वेक्टर निकालेंगे, शाबाश। लेकिन एन वेक्टर ये है समतल का, काम क्या करेगा? लंबवत का। ठीक है, नहीं दूरी के दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी याद करनी है अपन को। तो एक सरल रेखा ये रही, मैं तो सरल रेखा की समीकरण बता दो कैसे बनाओगे। सरल रेखा की समीकरण बना दीजिए। आपको इस बिंदु से गुजरती है, ये समतल के लंबवत है, ये दिया हुआ है। बिंदु से गुजरती है, समतल के लंबवत है, इतनी सी बात है। बोलो कौन बताएगा? बिंदु दिए हुए हैं, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1, x1 y1 z1 वो बिंदु होते हैं जहां से गुजरती है। हो गया बिंदु का काम। अब ये बोल रहा है ये सरल रेखा है मान लीजिए, और ये यहां पे समतल है। ठीक है, ये तो हो गया समांतर वाला केस। तो लंबवत है, लंबवत है तो मतलब समतल ये है और सरल रेखा ऐसे जा रही है, ऐसा ही हुआ ना कुछ। समतल, हाँ बीच में से जा रही है, समतल है और ये सरल रेखा हो गई, समतल के बीच में से निकल रही होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर समतल के जो ये होते हैं बिंदु 2, 1, -2, ये क्या काम करेंगे? उसके नीचे के दिक् अनुपात का। मतलब सरल रेखा की समीकरण होगी बेटा x माइनस 2/2 y माइनस 6/1 z माइनस 2/-2, 2, 1, -2 दिक् अनुपात का। और ये ऊपर हो गया, बस हो गया प्रश्न। एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा आ गई, दोनों के मध्य लघुत्तम दूरी का सूत्र लगा दीजिए जल्दी से। जल्दी से अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
निकाल लोगे दूरी? ठीक है, तो फिक्स क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आया है तो। वक्त वो दूरी आ रही है, कितनी आई भाई दूरी? आज बच्चा नहीं आया, सुबह से नहीं आएगा। हाँ भाई, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है बेटा? 3i माइनस -10 है +10? 3i, हाँ 3 10 2 4 8 8, तीनों प्लस क्या रहे? तीनों प्लस के हैं कंफर्म? क्या वो तीनों प्लस के होंगे या तीनों माइनस के होंगे? तो एक ही बात है। हाँ, तीनों माइनस के भी सही है, तीनों प्लस के भी सही है। वो हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस A1 तीनों माइनस कर रहे हैं, तो फिर आया हाँ -3 -10 -2। हाँ ठीक है, 9 यूनिट। हाँ, आंसर फाइनल 9 आएगा। कराऊं अगला? 9 इकाई आएगा भाई दूरी। चलो अगला करना सेल्फ। 9 इकाई आ रहा है? किरण आया बेटा? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो बिंदु तो हो जाएंगे बेटा, ये 2 6 2 तो बिंदु है ही। एक तो हो गया 2 6 2, और दूसरा बिंदु हो गया -1 -4 -1 -4 और 0। आपने पहले ये लिया है ना? फिर A2 माइनस A1 करोगे, प्लस का 3 10 प्लस का 2, आई जे के साथ चलेगा, वेक्टर है इसलिए मैंने कॉमा लगा के लिख दिया। ठीक है, फिर B1 क्रॉस B2 करना है। अब यहाँ माइनस प्लस का इसलिए फर्क आएगा क्योंकि वो किसी ने B1 ये माना होगा, पहले वाली ये 2 1 -2, और किसी ने ये मान लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लास्ट में जाके सब सही हो जाएगा। तो आई जे के वैल्यू बनेगी 2 1 -2, पहले के अकॉर्डिंग 2 1 -2, और दूसरा 2 -3 2, ऐसे है। ठीक, बदल के क्या होगा इसलिए वो फर्क आएगा। तो ये मैंने ये लिखा है, तो आंसर बोलो। अब आपका आंसर क्या है, उसमें माइनस से गुणा कर दो मेरे को बोलने के लिए, मेरे वाले के लिए। तेरा -4 आया होगा, तेरा प्लस में आया था, तो इसमें फिर माइनस में आएगा। -4 -8,
ये आएगा -4 i कैप -8 j कैप -8 k कैप। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा 9। ठीक है, अब वैल्यूज मैच कर लो। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन को तो इतनी बार कर लिया, 12वीं वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि 3 सरल रेखा दे रहा है अपन को, तो बोला है यदि y बराबर x प्लस 2, 4y बराबर 3x प्लस 6 एंड 3y बराबर 4x प्लस 1 किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसका समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर, वृत्त का समीकरण है ये, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तब h प्लस के या k प्लस एच बताइए क्या होगा। यदि समीकरण ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी वृत्त की 3 स्पर्श रेखाएं हैं जिसका समीकरण, वृत्त की 3 स्पर्श रेखाएं हैं जिसका समीकरण, वृत्त का समीकरण ये दे रखा है, तब आपको बताना है h प्लस के का मान क्या होगा। इससे ये तो पता लग गया कि वृत्त का जो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पर्श रेखा है और 3 दे रखी हैं, तो एक त्रिभुज का निर्माण कर देगी स्पर्श रेखा है। कैसे? एक स्पर्श रेखा यहां से खींचोगे, एक स्पर्श रेखा यहां से खींचोगे और एक वहां से वापस खींचोगे, तो ये त्रिभुज का निर्माण कर देगी। तो एक्चुअल में दिखेगा कैसा? कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि ये त्रिभुज, ये 3 सरल रेखाएं हो गई और अंदर ये वृत्त आ गया। यस, सही पकड़ लो। ठीक है, वृत्त का सेंटर पॉइंट है ये। अगर वृत्त का सेंटर पॉइंट है तो त्रिभुज का भी ये हाँ, अंत केंद्र, केंद्र केंद्र सही है, अंदर है ना केंद्र हुआ, परिकेंद्र तो बेटा बाहर, बाहर से। ठीक है, ये हो गया अपना बिंदु ए। दे दिए नामकरण। अब अपन को यहाँ पे समीकरण ले लेते एक एक, कोई भी 2-2 समीकरण लेकर उनके कट पॉइंट निकालो, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, 2-2 समीकरणों के सेट में इंटरसेक्शन बिंदु निकालो, मतलब हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु, जिससे ए, बी और सी मिल जाएगा अपन को। फिर उसके बाद बस एक फॉर्मूला है और क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ होगा, जो अब आप ढूंढेंगे, ax1 प्लस, बस यही है। चलो अब लगाओ। दो दो समीकरणों को सॉल्व कीजिए, समीकरणों को लिख दीजिए और फिर उसके सामने जो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं वो ए बी सी बनते जाएंगे।
बिंदु बताऊं? बिंदु आ रहे हैं बेटा, एक तो आ रहा है 5 7 2 3 और -2 0। आया? वापिस बोलूं? लिख देता हूं। एक तो आ रहा है 5 7 2 3, 2 3 आ गया। कोई भी नाम दे देते तो मैं बताऊं किसको क्या दूं। तो मैं इधर लिख रहा हूं -2 0, कहीं भी कोई सा भी लिख सकते हो, कोई भी पूछेगा कोई भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। -2 0 5 7 और 2 3 निकाले सभी, और यहां पे भुजाओं की समीकरण लिख दीजिए। समीकरण लिख देंगे सभी भुजाओं पे। लिख दिए समीकरण भी? ठीक है, अब आगे क्या? बताओ भाई। अंतः केंद्र निकालना है अपन को, क्योंकि अंदर है। अंतः केंद्र निकालना है, अंदर है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? अभी बोला था मैंने। देखो ये हो गया। अच्छा समीकरण बोल दो एक बार, समीकरण क्या क्या हो जाएगी? ये वाली होगी y बराबर x प्लस 2, x प्लस 2, शाबाश, 3y बराबर 4x प्लस 1। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बिंदु आया होगा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बिंदु आएगा। ये हो जाएगी 4y बराबर 3x प्लस 6। क्लियर हो गया? डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु क्लियर हो गए, आप ही ने निकाले, उनको जमाया है। जो दो दो भुजाएं थी, कोई सा भी कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है मैं यही वाला कॉपी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, अगर आपका ये बिंदु 5,7 इधर है तो फिर ये भुजाएं इधर की इधर आ जाएगी। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु उसी के अनुसार एडजस्ट होगा। फाइनल आंसर निकाल दिया, h प्लस k 5 सही है। ठीक है, अब उसके बाद अंतः केंद्र का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के लिए देखो, पहले इन दोनों का भुजाओं के बीच में ये दूरी पता होनी चाहिए। BC जो होती है उससे अपन बोलते हैं स्मॉल ए। AB को बोलेंगे स्मॉल सी, और AC को बोलेंगे स्मॉल बी। निकाल लेते हैं। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 - 3, दूरी का सूत्र लगा रहा हूं दोनों के बीच में, 4 5 आ रहा है, ये 5 आ गया। ऐसे ही बी निकालो, सी निकालो, निकाल लोगे। उसके बाद अंतः केंद्र का सूत्र होता है, अंतः केंद्र होंगे इसके h, k। तो अंतः केंद्र का सूत्र होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, कॉमा। अब y में a y1 b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c। और मैंने वैसे बोला था, अगर ये a है तो इसके सामने वाला लोगे, x1 और y1। ठीक है, अगर और ये b है तो इसके सामने वाला, और ये c है तो इसके सामने वाला। ठीक है, निकालिए अब बाकी की पूरी कहानी। h प्लस k तक जाना है आपको। करिए क्वेश्चन।
करते जाइए और आंसर आ जाएगा आपका टोटल h और k दोनों को जोड़ के आएगा 5। अलग अलग वैल्यू बहुत बड़ी सी आएगी, रूट में आएगी कुछ। अच्छा केंद्रक निकाल दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 5 माइनस 2 प्लस 2 5/3 7 3 10/3 5 10 15/3 5, ये भी सही है। क्योंकि अंत केंद्र और केंद्रक बराबर ही हो जाएंगे इसमें। नहीं, वृत्त की दोनों तरफ है ना, ये बराबर रूप से झुकी हुई है इसलिए। ठीक है, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूले से भी कर लो, वैसे भी कर लो, दोनों तरह से कर लो। एच और के दोनों का योग आएगा 5। केंद्रक का सूत्र होता है तीनों का x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। वैसे भी कर सकते हो, दोनों से मान सेम आ रहा है h प्लस के। ये अंत केंद्र का सूत्र था जो मैंने लिख के दिया था, और केंद्रक का सूत्र जो बोल के दिया है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है एक सरल रेखा, देखिए एक सरल रेखा अक्षों के धनात्मक अक्षों के साथ एक सरल रेखा धनात्मक अक्षों के साथ अंतःखंड A तथा B, अंतःखंड स्मॉल a तथा स्मॉल b काटती है। धनात्मक अक्षों के साथ अंतःखंड स्मॉल a तथा स्मॉल b काटती है। स्मॉल a तथा स्मॉल b काटती है। ठीक है, यदि देखो पहले तो ये स्मॉल a तथा स्मॉल b काटती है, साथ में ही करते जाता हूं। ये समझ में आ गया, स्मॉल a स्मॉल b का मतलब क्या हुआ? सरल रेखा किस प्रकार की हुई? इस प्रकार की हुई। ये हो गया स्मॉल a, ये स्मॉल b, तो ये हो गया 0, b और ये हो गया a, 0। क्लियर? पहली लाइन का मतलब इतना सा है। पॉजिटिव अक्ष के साथ है इसलिए दोनों अपन ने प्रथम चतुर्थांश बनाया है। नेगेटिव अक्ष का कुछ और बोलता तो अपन उसके अकॉर्डिंग बदल देते। ठीक, उसके बाद बोला यदि मूल बिंदु O से इस सरल रेखा पर लंब खींचा जाए, यदि मूल बिंदु O से इस सरल रेखा पर लंब खींचा जाए जो कि y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ π/6 कोण बनाता है, जो कि y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ π/6 कोण बनाता है। π/6 का मतलब हो गया अपना 30 डिग्री कोण बनाता है, तथा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल
तथा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 98/3 है, तब A² माइनस B² ज्ञात कीजिए। मतलब A और B ज्ञात करना है, फिर उससे A² माइनस B² आ ही जाएगा। इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज लेना है, बस इतनी सी बात है। डायग्राम आपके सामने है। अब बिंदु O से सरल रेखा पर लंब डाला गया है, जरा डालिए। और जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। y अक्ष की पता ही है किस, तो बनाओ। हाँ भाई, लंब हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो फिर कोण कहाँ से बन रहा है? कौन सा वाला कोण है ये बताओ, ऊपर या नीचे? ऊपर। y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री था ना, 30 था, 30 डिग्री ये है, तो ये 60 डिग्री। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब बोला गया है हमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। जरा बताओ OAB का क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/2 OAB, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार ऊंचाई, 98/3√3। ठीक है, अब अपन त्रिभुज ये वाला यूज कर लें, कोई भी एक त्रिभुज यूज कर लो और कोई एक वैल्यू निकालने की कोशिश की जाए, या तो A या B। किसकी मदद से? साइन कॉस टेन की मदद से। ठीक है, तो यहां पे ये एंगल अपन को पता है 30 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला हाँ लगाओ, कोई सा भी लगा लो, जिसको जो अच्छा लगे लगाओ, रिलेशन आ जाएगा कोई। लेकिन उससे तो साइन लगाना पड़ेगा ना फिर तो 10। पर लंब कर्ण ये मिल जाएगा, लंब क्या मिलेगा? नहीं, फिर ऐसा करो, एक काम करो, कुछ और जुगाड़ करते, कुछ और जुगाड़ करते। सुनो, नहीं 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 नहीं, एक और चीज हो सकती है, देखो। हाँ मतलब वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सही है। एक और चीज कर सकते हो, देखो ये 90 हो गया, ये 60 है इधर, ये 90 है। ये एंगल के सामने वाला लंब हो गया, और ये अपना आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। नहीं तो मुझे तो यही चाहिए ना, एक एंगल से ही तो काम हो जाता है मेरा। तो साइन कॉस टेन से लगा दूं अगर मैं त्रिभुज OAB में ही लगा देता हूँ। देखो लगा के देखो, त्रिभुज OAB में एंगल A से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो tan 30 डिग्री क्या बनेगा भाई? tan 30 डिग्री बनेगा 1/√3, और उधर क्या बनेगा? लंब बटे आधार। एंगल के सामने वाला लंब होता है आधार A। सही है ना, रिलेशन आ गया ना यार। तो A बराबर B√3। अब ये हम बस वहां रख दो, हो गया काम। ठीक है, अब करके देखो। अभी क्या मान?
बी कितना आया, ए का मान तुमने रखा b√3, बी का स्क्वायर बन रहा होगा ना, तो बी स्क्वायर ही रहने दो ना, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ही चाहिए अपन को, और क्या। बी उठा के यहाँ रखा, 1/2 b² बराबर 98/3√3, यही बना, √3 कट गया, b² बराबर 196/3, कट रहा है नहीं, छोड़ दो। अब a² बराबर b²√3 इज इक्वल टू 196, नहीं हाँ 3 आ जाएगा, 196/3 गुणा में 3, a² माइनस b² कर दो। हाँ बटों में आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 392/3 आ रहा है, देखो आ रहा है क्या, 392/3 आ रहा है क्या। तीन सौ 392/3, ठीक है। चलो अवकल समीकरण का प्रश्न करते हैं, देखना कैसा आया है। आ गया आंसर बेटा, 392/3, a² माइनस b², 392/3। ए और बी में रिलेशन निकालने के और भी तरीके थे, ठीक है, बस जो आसान लगे वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं अवकल समीकरण का क्वेश्चन है dy/dx माइनस 3x⁵ tan इनवर्स x³ अपॉन में 1 + x⁶ होल पावर 3/2 y बराबर 2x e पावर, e की पावर में लिखा हुआ है सब कुछ, x³ माइनस tan इनवर्स x³ बटे में √1 + x³। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, EXP और फिर पूरा ब्रैकेट, इसका मतलब होता है e की पावर में लिखा हुआ है, चाहे EXP करके ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, तो ये मत समझना ये डायरेक्ट ब्रैकेट में मतलब क्या है, कैसे आ गया, ये e की पावर का ही लिखने का तरीका है, ठीक है। कई बार पावर में जो चीजें छोटी जाती है समझ नहीं आती, दैट्स व्हाई EXP करके लिख देते हैं। नहीं अभी एक मिनट क्वेश्चन पूरा लिख दो। हाँ मतलब है यही अवकल समीकरण है, इसका हल, अवकल समीकरण का हल मूल बिंदु से गुजरता है। अवकल समीकरण का हल मूल बिंदु मतलब हल की जो समीकरण है वो हल मूल बिंदु से गुजरता है, तब y(1) बताना है। हाँ सी के लिए जुगाड़ है वो, से गुजरता है, तब आपको y(1) बताना है। पहले तो समीकरण का रूप देखते कौन सा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, मतलब रैखिक अवकल समीकरण, ठीक। अब p की बात आ रही है, ये पूरा p बन रहा है। हाँ अब बता दूं किसको क्या मान, किसको 1, ठीक है, फिर tan इनवर्स x³ को t मानेंगे, करो tan इनवर्स x³ को t मान के आपको IF निकालना है,
एंड आई एफ होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पहले इंटीग्रेशन अलग से तैयार कर लेते हैं, फिर ई की पावर में डाल देंगे। ठीक है, करो तो। टेन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानो, देखो इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है। मेरे को तो आई एफ बताओ डायरेक्ट, थोड़ा कैलकुलेटिव है, डराया गया है आपको, लेकिन जल्दी से पहचान में आ गया टी किसे मानना है, तो क्वेश्चन होता चला जाएगा। बट डराने के पूरे प्रयास किए गए हैं। ई की पावर में क्या रहा है? ई की पावर में फाइनल आंसर, मतलब आई एफ फाइनल आई एफ? नहीं यार, आई एफ आई एफ आई एफ बताओ। देखो आपको रखना पड़ेगा बेटा, इसमें माइनस का है तो ये बन जाएगा माइनस का 3x पावर 5 टेन इनवर्स एक्स क्यूब बटे में 1 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 3/2 डी एक्स। इसका समाकलन करना है। 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर भी 3/2 है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, यही बनेगा। चलो टेन इनवर्स एक्स को टी माना, ये बन गया अवकलन। अब अवकलन में से क्या क्या मौजूद है देखो, 3x² मिल जाएगा यहाँ से, और 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 3/2 है। 3/2 होता है 1 प्लस 1/2, तो मैं इसे माइनस 3x² चला गया, ऊपर एक्स क्यूब रह गया, एक्स क्यूब का मान 10t, एक्स क्यूब रह गया यहाँ पे 10t, और ये साथ में t, और ये बच गया 1 तो ये बन गया अपने पास, देखो 1 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है समझना यहाँ पे, 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 1/2 है, सॉरी 3/2 है। 3/2 में से एक तो चले गई, कितनी बची? 1/2 बची। तो मैं ये लिख दूं, एक्स की पावर 6 को मैं लिख देता हूं देखो आराम से समझिए, पावर 3/2 को तोड़ के लिखा 1 और 1/2, एक वाला तो यहां समेट गया और 1/2 वाला ऐसे रह गया, उसमें x की पावर 6 है, तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 10t, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं यहां से, तो x6 को लिख दिया 10²t। ठीक है, बिल्कुल आगे करो। 1 प्लस 10² क्या होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1/2 को खा जाएगा, तो सेक 10t अपॉन सेक टी, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कट गया, साइन टी आ गया। करो, काफी बड़ा है, मतलब इसमें समाकलन में भी मेहनत करवा दी, पहचान तो गए बट फिर भी मेहनत कराया है। उन्होंने कहा कि आप मान लिया आपने पहचान गए हैं, लेकिन मेहनत करिए। देखो क्या आता है। अच्छा टी साइन टी आएगा, लगाओ हाईलाइट। हाँ टी साइन टी आ रहा है माइनस का भी ध्यान रखें। तो
तो बाहर वो बाद में तो रखना ही पड़ेगा। टी साइन टी डी टी। लगाओ भैया हाईलाइट। अभी तो आई एफ निकल रहा है। हाईलाइट लगाएंगे सिंपल सा। ये बनेगा आपके पास ILA फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन साइन का देन माइनस, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। पहले तो cos t का समाकलन कितना होगा, डायरेक्ट बोलो। cos का समाकलन sin t, माइनस का ही cos sin t हो जाएगा। ठीक है, इनको समेटा तो ये माइनस और फिर से प्लस हो गया, और ये दोनों प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो t cos t ये आ गया। ये आ रहा है ना, ऐसे क्यों लिख रहे हो यार। ठीक है, वैल्यू वापस रखें, लाओ अभी तो t का मान और लेके आओ भाई। t का मान कहाँ है, ये रहा 10x इनवर्स x क्यूब। फिर चाहिए cos t लेके आओ। यदि tan t बराबर x क्यूब है तो cos t बनाओ sin t बनाओ, इससे वही लाल बटा कक्का यूज कर लो। अब मैं भी क्या करूँ बता। लंब बटे आधार, हाँ बिल्कुल सरल पार्ट था लेकिन छोड़ना पड़ जाता, नहीं तो टाइम इतना खा जाता। सरल पार्ट में से बना, आप सोच रहे होंगे इस पार्ट का तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, 4 नंबर आ जाएंगे। 4 आएंगे बट वो बाकी के 10-12 का जुगाड़ खा जाएंगे। ठीक है, हो रहा है पूरा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, होता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब कोई स्पीड से कर सकता है तो बात अलग है। तो tan t बराबर एक्स क्यूब बटा 1, L मिल गया, A मिल गया, तो कर्ण आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 6। तो लंब आधार कर्ण तीनों तैयार है, तो रखते हैं मान। अब तो मैं IF लिख रहा हूँ अब डायरेक्ट ही, IF इज इक्वल टू ई की पावर में t आ गया मेरे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब। cos t, cos होता है आधार बटा आधार 1 है, कर्ण अपने पास √1 प्लस एक्स पावर 6 है, माइनस sin t लंब बटा कर्ण, लंब हो गया एक्स क्यूब बटे में कर्ण हो गया सेम ही है क्या। सही है यार, अरे यार माइनस का क्या अंतर, अच्छा हाँ ठीक है सही है। आइए बन गया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, y डॉट IF ये पूरा, डॉट IF ये पूरा e की पावर में tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स पावर 6 बराबर। करते जाओ यार, मेरा वेट मत करो, करो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम मेरा वेट कर लो। 2x क्यू आता है ना पहले, तो ये क्यू लिख रहा हूं पूरा, एक्स क्यूब माइनस tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन √1 प्लस एक्स पावर 6, ये तो क्यू आ गया। अब IF लिखूंगा तो e की पावर tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा √1 प्लस एक्स पावर 6 dx प्लस c। आधार समान घाते जोड़ दो, घाते जोड़ते ही कट जाएगी।
2x ही आएगा, 2x का हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। तो ओवरऑल हमें मिल गया y e की पावर tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6 इज इक्वल टू, वो वहां पे कट जाएगा, आधार समान घाते जुड़ेगी, घाते जुड़ेगी, e की पावर में कितना बन रहा है भाई 0, e की पावर 0 1 बन जाएगा, 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस c मूल बिंदु से गुजरता है, गुजारो सब, गुजार दो मूल बिंदु से, 0 0 से गुजारने पर 0 आ रहा है कंफर्म, ठीक है 0, c 0 हो गया, y ऑफ 1 चाहिए, मतलब x का मान 1 रखना है। अब x के मान 1 पर tan इनवर्स 1 माइनस 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 1, आंसर कैसा आ रहे हैं इसके, आ रहे भाई ऐसे आ रहे हैं। देखो जरा आंसर क्या आ रहा है, क्यों पाई बाई 4 माइनस 1 है, पाई बाई 4 माइनस 1 उधर जाएगा, हाँ तो x बराबर 1 पर आएगा बेटा वैल्यू, y बराबर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, बटे में आएगा, ऊपर ले जाऊंगा, तो हाँ अरे पाई बाई 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4 कैसे हो गया, इधर गया ये पाई बाई 4 माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस पाई बाई 4 अपॉन में 1 प्लस 1 2, 2 की पावर हो जाएगी अपने पास 1 बाय रूट, ठीक है, ये उल्टा हो तो गया, माइनस 1 क्यों लगाना, उल्टा हो गया ना, दिस इज पाई बाई 4, दिस इज माइनस 1, तो मैंने उल्टा कर दिया, और हल करूं तो e की पावर में 4 माइनस पाई, था ना जबरदस्त, था कि नहीं, लिखो एक और लिखो, चार अंकों की नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो कि 15 से डिविजिबल हो, मतलब कि भाजित हो, 15 से भाजित हो, जब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जब पुनरावृत्ति संभव है, जब पुनरावृत्ति संभव है तथा संख्याएं 1 2 3 व 5 है, पुनरावृत्ति संभव है तथा संख्याएं 1 2 3 5 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है अपन को प्रश्न और बोला गया है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जरा बता के, ये 1 2 3 5 से मिली हुई ऐसी संख्याएं बनानी है जो 15 से भाजित हो, 4 अंकों की हो,
तो 4 अंकों की संख्या है, मतलब ये 4 अंक हो गए। कोई भी संख्या यदि 15 से भाजित है तो उसकी दो कोई प्रॉपर्टी बताओ, मतलब कैसे पहचानूं 15 से भाजित? या तो लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा। तो 0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो 5 ही रह गया, लास्ट में 5 आएगा। पहली ये तो 5 आएगा तो सिर्फ अपन को क्या पता लग रहा है, 5 से भाजित का पता लग रहा है, 15 से नहीं। फिर और दूसरी क्या पहचान होती है, 3 से भी भाजित होना चाहिए। भाई आप ऐसे देखो ना, 15 किसका अविभाज्य गुणनखंड है, 3 गुणा 5 का, दोनों से भाजित होना चाहिए। तो 5 की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है और 3 की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। 5 की प्रॉपर्टी कहती है कि 5 हो या 0 हो, पहली चीज पता लग गई। और 3 की प्रॉपर्टी कहती है अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 3 का गुणज हो, सॉरी अंकों का योग 3 का गुणज हो। होता है ऐसा, जैसे मान लीजिए 15 1 + 5 है। जब भी आप कोई भी ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 3 के पूरी भाजित होती है तो वो 3 का गुणज भी हो गया उसका अंकों का योग। कोई भी संख्या सोचो एक बार, ठीक है, 12 में 3 का भाग पूरा जाता है। अब 12 के दोनों अंकों को जोड़ो, 1 + 2 3, हमेशा 3 का कुछ गुणज निकलेगा हमेशा। कोई भी संख्या सोचो, बड़ी सोचो, थोड़ा सा और बढ़ी जाओ, 3 की भाजित सोचो कोई भी संख्या। जैसे अब बोला इसने 609, तो 3 का भाजित है क्या, बिल्कुल भाजित है। और अगर योग करोगे तो 9 और 6 15 आएगा, अंकों का योग 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 का गुणज आ रहा है, इसलिए भाजित है। ठीक है, तो 3 की प्रॉपर्टी होती है 3 से नहीं, इतना आसान नहीं था, रुको, हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आ गई। अब आपको ये देखना है 3 वाली। अब 3 वाली प्रॉपर्टी देखने के लिए अंकों का योग अंकों का योग जो बनाना है वो क्या बनाना है, अपन को 3 का गुणज बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं अंकों का योग देखता हूं बनता क्या है, कहां से कहां तक बन रहा है। अब इसमें मिनिमम संख्या क्या रख सकता हूं मैं तीनों बॉक्स में, मिनिमम संख्या 4, मिनिमम संख्या क्या रख सकता हूं, मिनिमम संख्या इसमें रख सकता हूं 1 1 1, मिनिमम संख्या। तो योग क्या बनेगा, अंकों का योग 5 6 7 8, तो मिनिमम योग बनेगा अंकों का 8। अंकों का योग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ना अभी, ठीक है। और अधिकतम क्या रख सकता हूं, 5 5 5, तो बताओ 5 5 5, अंकों का योग 20। ये कहानी समझ में आई। क्या किया हमने, दो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। एक तो आपने बोला कि अंत में 5 या 0 आना चाहिए, तो मैंने 5 भर दिया, 0 अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी है 3 वाली। 3 वाली प्रॉपर्टी कहता है अंकों का योग जो है वो 3 का गुणा जाना चाहिए। तो पहले मैंने अंकों के योग की रेंज देख ली। रेंज क्या देखी, कहां से कहां तक आ सकता है। तो जब ये 5 फिक्स है तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है तो 1 भर सकते हैं मिनिमम, सबसे कम, और सबसे बड़ा 5 भर सकते हैं। तो योग बन रहा है 8 और 20 के मध्य का। ठीक है, अब शुरू करते हैं, करें। अच्छा, 8 और 20 के मध्य, 8 से आगे जाओ, 3 का गुणज बताओ, 9 बनेगा। 12, ठीक है, तो एक तो अंकों का योग 9, अंकों का योग बराबर 9, अंकों का योग 12, अंकों का योग 15, अंकों का योग 15 और अंकों का योग 18। इसके बाद 21 आएगा जो कि मेरी रेंज से बाहर जा रहा है। ये काम समझ में आ गया। चलो अब मुझे खुद ही बता दोगे आप, अंकों का योग x + y 9 करने की स्थिति, x + y, अरे नहीं x प्लस वाई भी जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही। अंकों का योग 9 करने के लिए क्या क्या वैल्यू भर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल है ना, इसलिए बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अंकों का योग 9 करना है, 9 टोटल करना है, 5 इसमें आ चुका है, 5 इसमें आ चुका है, अब 4 करना है आपको इन तीनों का योग, 1 1 2, और इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके अलावा कोई और 3 अंक सोचो। सर 2 2 1, मैंने कहा ना, नॉन बस यही आएगा, उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा, उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा। तो कितने बनेंगे इससे,
फैक्टोरियल 3 बटा 2 रिपीट हो रहे हैं, करके देख लो ना। 1 1 2 1 2 1 2 1 1, बस समझ गए कहानी। ध्यान रखना 9 में ये 5 शामिल है, पहले इस 5 को हटाया है तो 4 का सेट बनाया है, ठीक क्लियर। अब 12 में 5 शामिल है, 5 तो हटाओ, कितने बचे 7, 7 के कॉम्बिनेशन बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो लिखो लिखो, शाबाश लिखो, देखो कितने बन सकते हैं, मुझे ही बताते जाओ। 3 3 3 1, एक सेट बन गया, ये फर्स्ट सेट बन गया। और कोई, इसमें भी फर्स्ट ही था, एक ही बना था इसमें, तो इसमें बन रहा है क्या और कोई? 3 3 1 सोचो, 2 3 2 2 3 2 5 2 7 बन रहा है ना, बिल्कुल। 3 2 2, और बताइए कोई और बन रहा है क्या? एक नहीं, 5 एक शामिल है, एक तो ले ही सकते हैं, रिपीट अलाउ है ना। 1 1 5, शाबाश। और बताइए, खत्म, ठीक है। इसके कितने बन गए? 3, वही सेम फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 3, इसके कितने बन गए? 3, इसके भी 3, ले ना ऊपर ले। अरे भैया 9 में से ये 5 भी हटाना है, 4 का ही लेना है, 4 ही तो करना है योग, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? टोटल योग 9 है, टोटल योग 9 है, ठीक है। अब आ जाओ, अंकों का योग 15 15 है, 15 में से 5 तो इधर ऑलरेडी है, तो कितना बचा? 10 10 सेट करना है। अब करो 10 सेट, 5 3 2 10, 5 3 8, ठीक है। 5 3 2, दूसरा बताओ भाई, इसके तो 3 ही कॉम्बिनेशन नहीं, हाँ 3 बनेंगे ना इसके, 6 बनेंगे, फैक्टोरियल 3, बस एक ही बन रहा है, चलो एक ही बन रहा है। फैक्टोरियल 3 बनेंगे इसके, तीनों अलग अलग है, फैक्टोरियल 3। 18 का बनाओ, 18 में 5 चला गया, 13, 5 5 3, और कोई नहीं है, बस इसके कितने बनेंगे? वही 3, बस हो गया। कुल कुल कितने आ गया भाई? 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 6 21, कुल 21, सही है। क्योंकि यहाँ पे आपको भाजित सेट करना था ना, इसलिए थोड़ा अलग हुआ क्वेश्चन, ठीक है। भाज्य भी सेट करना था, तो 15 का भाजित करना था सेट, इसलिए अपन ने क्या किया, 3 और 5 में तोड़ा। 5 का भाजित 5 और 0, 3 का भाजित अंकों का योग 3, ठीक। एक और ले लिया, फलन। करे फलन, आ गया समझ में? कुल अंक बनेंगे 21, नेक्स्ट लिखते हैं देखो, यदि f such that r tends to 0, infinity, यदि f such that r tends to 0, infinity एक अवकलनीय फलन है, एक अवकलनीय फलन है,
अवकलनीय फलन है जो कि 5f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x गुणा f ऑफ y x y बिलोंग्स टू R से दिया गया है 5f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x f ऑफ y हाँ से दिया गया है यदि f ऑफ 3 बराबर 320 तब समीशन ऑफ 0 to 5 f ऑफ n का मान निकालना है। ठीक है, अब यहां पे फलन मारने की जल्दी मत करना क्योंकि यहां पे आपको f ऑफ 3 दिया हुआ है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे 5 नहीं आता, ये भी बात है ना। f ऑफ x प्लस वाई बराबर है f ऑफ x f ऑफ y और गुणा में यहाँ 5 दिया हुआ है, मतलब आप डायरेक्टली फलन नहीं मानोगे, कुछ और जुगाड़ करोगे। f ऑफ 3 बनाना है तो x और y की वैल्यू क्या सेट करूं कि f ऑफ 3 बन जाए? 1 0 1 3, ठीक है। अब बोलोगे 1 2 भी सेट कर सकते, 2 1 भी सेट कर सकते, वो भी सेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको वैल्यूज कटेगी नहीं। देखो कैसे कटेगी नहीं, तो मैंने अगर मान लो एक को 0 और एक को 3 दिया तो मेरा बन जाएगा 5 ऑफ 3 प्लस 0 दैट इज 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 f ऑफ 0। ये f ऑफ 3 गुणा f ऑफ 0 इक्वल टू 5। अब अगर किसी ने 2 और 1 लिया होता तो क्या होता? किसी ने अगर 2 और 1 लिया होता 5 ऑफ 2 प्लस 1, ये भी 3 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पे हो जाता है ये f ऑफ 2 f ऑफ 1 और 5 गुणा में 320। चलो f ऑफ 3 की वैल्यू अवेलेबल थी 320 बराबर f ऑफ 2 f ऑफ 1। अब क्या करते? कुछ नहीं, फंस के रह जाता, ठीक है। इसलिए हमने कॉम्बिनेशन ऐसा लिया। तो भाई कॉम्बिनेशन ले लेके देखते तो आपको पता लग जाता कि भाई कौन इसमें वैल्यू नहीं निकल रही, इसलिए 3,0 लिया, ठीक है। हाँ, इधर से f ऑफ 0 का मान रिक्वायर्ड भी था। अब इसी फलन को यूज कर करके हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे। एक एक स्टेप कैसे बढ़ेंगे? f ऑफ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और कहां तक जाएंगे? f ऑफ 5 तक। हो गया प्रश्न? कर। वैल्यू निकालने के लिए जुगत बिठाइए, एक एक आगे बढ़ते जाइए। किया किसी ने पूरा? चलो, क्या नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या जुगाड़ बिठाया? 1 प्लस 1 लेना पड़ेगा। 0 और 1 से सामने बनेगा क्या? नहीं सर, 0 फिर कट जाएगा, वो f ऑफ 1 और 1 कट जाएगा। ठीक है, फिर हटाओ, आगे बढ़ो, 1 प्लस 1 लो। अभी अपन को करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे पहले पता नहीं चलेगा कुछ भी। पहले से सुगंध से पता नहीं चलेगा कि भैया ये होगा। तो आपने लिया 0 1, तब आपको पता चला नहीं हो रहा, ठीक है, तो आगे बढ़ो, 1 1 पे बढ़ो, 1 1 पे बढ़े। चलो देखते 1 1 से बढ़ने से क्या फायदा हुआ। 5 1 प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 f ऑफ 1।
ये एफ ऑफ 2 बन गया, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। ये एफ ऑफ 1 का स्क्वायर बन गया। सर वो वाला समीकरण हम ले लो। सो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 का मान रख दो इसमें, एफ 1 फॉर्म में। सही है ना? बस ऐसे जुगत बिठानी है, जुगत बिठानी है, मान निकालते जाना है, जुगत बिठाते जानी है। तो देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहां पे आ रहा है 5 गुणा 320, तो एफ ऑफ 2 का मान यहां रख देता हूं 5 गुणा 5 गुणा 320 हाँ ये तो निकल आएगा, सही है, क्यूब में आ गया। तो f1 ऑफ ये बन रहा है अपना f क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 5, 320 में से भी 5 निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा ना। तो 125 तो उधर हो गया, मतलब 5 का क्यूब हो गया, और उधर कितना बचा? 5 निकला तो 5 का क्यूब 5 छिका 30, 5 छिका 30, 2 5 चौक 20 64, 4 चौक 16 चौक 64 है ना। तो एफ ऑफ 1 आ गया 5 गुणा 4, मेरे हिसाब से 20 आ रहा है भाई। कुछ नहीं, क्यूब निकालने के लिए जुगत बिठाई थी, जोड़े बना के निकालते थे ना बचपन में, वैसे जोड़े बनाए थे। अगर एफ ऑफ 1 20 है तो एफ ऑफ 2 भी आ गया, एफ ऑफ 2 भी आ गया अपने पास। तो अतः एफ ऑफ 2 बराबर 20 भाग में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 पंजे 80। तो एफ ऑफ 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, बड़ो आगे और अब जोड़ते चलो। अब जैसे भी है आगे चलो। हाँ मतलब अपन को एफ ऑफ 5 तक जाना है और कुछ नहीं है, ये इसके लिए कर रहे हैं सारा खेल। फलन डायरेक्टली पहचान में नहीं आया, इसलिए अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करवा रहा सर, करते जाओ। सर 1280 और 5120। 1280 और 5120 सही है। बस सारे वैल्यूज को जोड़ दीजिए और कुछ नहीं है। 1280 और 5120 आएगी वैल्यूज। हाँ भाई क्या किया उसके लिए? 2 प्लस 3+1 कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ वो तो ठीक है। 3+1 से ही हो जाएगा क्योंकि 1 का मान 20 है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 3+1 चलो 3+1 कर लेते हैं भाई, जैसे ही। अच्छा 5। तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मान 20, 5 चौक 20। एफ ऑफ 1 का मान, और एफ ऑफ 4 यस सर। तो 5 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 320 इंटू 20। एफ ऑफ 3 का मान है 320 गुणा एफ ऑफ 1, वो वहां से ले आएंगे 20, 5 चौक 20। 5 4 बार कट गया, तो एफ ऑफ 4 1280। यस सर। 4+1। तो नेक्स्ट 5 ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 1, 1280 इंटू तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 1280 गुणा एफ ऑफ 1 20 डिवाइडेड बाय 5 20। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, आंसर आएगा 6825। और कोई तरीके से निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है।
सब अपने अपने तरीके लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही निकलेगा ये नहीं है, बस आंसर ये आएगा, ये जरूर है 6825। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। देखो अब कितने क्वेश्चन हो गए कल और आज में, एक बार जोड़ना, मतलब परसों और आज में। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सुप्रिंदर। 15 हो गए बस। उसके बाद से अब आप देखोगे धीरे धीरे करके सीमा से बाहर चल जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली प्रश्न टफ हो जाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ चुकी है। 12-14 क्वेश्चन के बाद देख लो, अब आप या तो टफ आ जाएंगे कैटेगरी में या फिर कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी, तो वो ढूंढ ढांड के आपको 13-14 ही क्वेश्चन कर पाओगे आप। अब अवकल समीकरण वाला क्वेश्चन इजी था, प्रोसेस भी पूरा था, पता था, लेकिन लंबा बहुत था, तो इससे ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते, समय के हिसाब से नहीं हो पाते। कोई शॉर्टकट लंबकट कुछ भी लगा लो, इससे ज्यादा नहीं हो पाते। और ज्यादा इजी क्वेश्चन, ज्यादा इजी पेपर आ गया, ज्यादा इजी पेपर आ गया तो फिर सब 20-20 करके आते हैं फिर। लेकिन पहले दूसरे के बाद पेपर इजी आता नहीं है, जनरली इतना ही आ जाता है थोड़ा बहुत कि 12 से 13 क्वेश्चन इजी, फिर आप मान लो 3 से 4 क्वेश्चन मीडियम, है ना, और फिर 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो लंबे होंगे, या फिर अटेम्प्ट करोगे तो गलती होगी, कंफर्म है, कुछ ना कुछ गलती होगी, शब्दों में घूम जाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। इसलिए शिकार करना है, शिकार बनना नहीं है, ठीक है। करना और बनने में बहुत अंतर होता है, तो ध्यान रखें या लिखें। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक विशेष प्रकार के पासे, एक विशेष प्रकार का पासा जिसके एक विशेष प्रकार का पासा जिसके आउटकम, मतलब जो उसमें आता है आउटपुट, क्या बोलेंगे उसे, जिसके प्रत्येक फलक पर, यूं छोड़ो, जिसके फलक पर एक विशेष प्रकार का पासा जिसके फलक पर -2 -1 0 -2 -1 0 1 2 3 है, 2 3 अंकित है, ठीक है। तो फलक अपनी 6 होती है, देख लो, गिन लो, 6 संख्याएं होनी चाहिए। यदि पासे को 5 बार, पासे को क्या करते हैं, रोल, हाँ 5 बार उछालना, पासा भी उछालना ही होता है क्या, ठीक है। पासे को 5 बार उछाला जाए तब इनके गुणनफल पॉजिटिव या धनात्मक आने की प्रायिकता, गुणनफल धनात्मक आने की प्रायिकता, गुणनफल धनात्मक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बोला गया अपन को -2 -1 0 1 2 3। अब अंकों के गुणनफल पॉजिटिव आने हैं, तो ये बताओ मुझे अंक क्या क्या आ सकते हैं जब पॉजिटिव बने। अंकों का गुणनफल 5 बार में बनना है, मतलब मान लीजिए सपोज, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन का मतलब ये है 5 बार उछाला और 5 बार अंक आए, एक कुछ भी अंक आ गए, 5 अंक का जो गुणनफल करोगे ना वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे केस बताओ, पहला केस बोलो, केस फर्स्ट, सबसे पहले सब पॉजिटिव यार, पहले वहां से शुरू करो ना, सभी
धनात्मक, तो उनका गुणनफल भी धनात्मक आएगा। ठीक, क्लियर। उसके बाद केस सेकंड, दो नेगेटिव बचे कुछ पॉजिटिव, दो नेगेटिव गुणा होंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, अगला 4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात। चलो अब निकाले कैसे, ये तो पता लग गया सर ऐसा होना चाहिए, प्रायिकता कैसे निकाले पहले। अच्छा एक और बात बता दो, नहीं फैक्टोरियल नहीं अभी, ये बताओ मुझे कि है ना इनमें मतलब पासे में, पासे जो ये पासा है उसमें अंक है, उसमें धनात्मक संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी और ऋणात्मक संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? धनात्मक की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ धनात्मक, हमें धनात्मक लाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ धनात्मक 3/6। सही है भाई, एक ये 3 हो गए बटा कुल धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक की बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऋणात्मक नहीं, उदासीन, सब में तो आता है। हाँ धनात्मक थोड़ी है, फिर ऋणात्मक वाले बोलेंगे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। ऋणात्मक वाला नहीं, ये 0 ठीक है क्या? अच्छा अब प्रायिकता निकालनी है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला गया काम। निकालो भाई, पहले वाले की कितनी बनेगी बेटा? हाँ भाई, पहले वाले की 5 में से कितने सिलेक्शन करने? समझ गए कि पी और क्यू आ गया है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n-r। ठीक है, n मतलब 5, कितने सभी पॉजिटिव? शाबाश, 5 पॉजिटिव। फॉर्मूला होता है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n-r, और जो P है ना वो प्रेजेंट करता है आपकी सक्सेस को, मतलब सफलता को, और आपकी सफलता यहाँ पर कायम है धनात्मक के लिए। ठीक है, कौन सी समीकरण में? हाँ नहीं, अंतर ऐसा नहीं होता है, उसमें आगे पीछे का अंतर होता है बस। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो गया एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n-r। द्विपद से ही बना होता है, इसलिए इसको द्विपद बंटन भी बोलते हैं, बस वो आगे पीछे का फर्क होता है। ठीक है, करें तो ये हो गई कहानी यहां तक की। अब इस पे लगा दिया, इस पे एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास, कितनी आ रही है भाई? 1/32।
ठीक है, 1/32। अच्छा इसकी निकालो, पॉजिटिव वाला आ रहा है आपके लिए, पॉजिटिव वाला आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है क्योंकि अपनी सक्सेस पॉजिटिव है, अपनी सक्सेस पॉजिटिव है इसलिए। 5c3 1/2 की पावर 3 1/3 की पावर 2। हल कर दीजिए, ये वैल्यू आ रही है आई थिंक, पता नहीं, टोटल मिला के कितना रहा बेटा ये वाला, 10/72 ना, ठीक है। नेक्स्ट वाला बना लीजिए, 5c1 1/2 1/3 5/162, तीनों का योग जो होगा वो आंसर हो जाएगा। और क्या बच गया, तीनों का योग आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ वैल्यू आ रही है, थोड़ी बड़ी सी आ रही होगी। इसमें ऑप्शन में आ रहा है 521/25 521/25 लेकिन नीचे, अच्छा नीचे बराबर 2 की पावर में है, ठीक है। ओके तो बस करते ख़त्म। और कोई नेक्स्ट करेंगे बाद में। इसमें एरिया वाला प्रश्न नहीं किया था ना, ठीक है कर लेना। तो ये हो गया अपना, अब यार कैसे भी कर लो एक बार, कर लो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।